नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। वोट चोरी और एसआईआर पर चुनाव आयोग से टकराना ममता बनर्जी को भारी पड़ा है। वोटिंग लिस्ट में हेरफेर करने वाले 4 कर्मचारियों को वो नहीं बचा पाई। इसी के आदेश के बाद उन्हें सस्पेंड करना पड़ा। चुनाव आयोग ने दागी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ममता बनर्जी को 7 दिन का वक्त दिया था, जिसके बाद घुटनों पर आई ममता सरकार को एक्शन लेना पड़ा। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जैसे ही प्रचार के मैदान में उतरे, वैसे ही उन्होंने कांग्रेस पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से आया, मैंने अपना विचार जाहिर किया। मेरे लिए किसी विशेष पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनना मुश्किल हो सकता है। अगर इंडी गठबंधन सहमत हो और वो सभी एक साथ आए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो क्यों बी सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस के सामने रखी शर्त और इसी के साथ टकराव में कैसे हारी ममता, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से चुनाव आयोग से ममता बनर्जी टकरा रही थी, लगातार चेतावनी दे रही थी, लेकिन उसके बाद उनका घुटनों पर आना और अधिकारियों को सस्पेंड करना क्या दर्शाता है? देखिए, चट्टान पे सिर मारिएगा तो दर्द होगा ही, चट्टान का कुछ नहीं होता। ममता बनर्जी परेशान हो गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करें। ये एसआईआर का मसला ये बिहार से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है वो बंगाल में होने वाला है। वहाँ 2-3 चीज़ें होंगी। क्यों परेशान है ममता बनर्जी, क्यों सस्पेंड करना पड़ा उनको, क्यों घुटने टेकने करना? वो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने बहुत जल्दीबाजी कर दी और वो देखिए गालियाँ दे रहे हुए कि क्या बकवास कर दिया, कितनी बड़ी गलती हो गई, इन वकीलों के चक्कर में बर्बाद हो गए। कारण बिहार का मसला इतना लंबा चलेगा जी। और ये सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है। मतलब एक पूरा मॉडस ऑपरेंडी एसआईआर का वो ऑलरेडी तैयार हो रहा है। इसमें कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ गड़बड़ भी होगा, कैसे उसको सुधारना है वो भी होगा, सारी चीजें। और इलेक्शन कमीशन के हर फैसले में सुप्रीम कोर्ट की मुहर होगी। क्लियर? अब सुप्रीम कोर्ट ने वहां कुछ एक्स्ट्रा भी कर दिया। जैसे कोई होता है ना कि भाई टेस्ट फायर करते हैं जी, तो वहां टेस्टिंग वगैरह कर दिया, थर्मामीटर लगा दिया। और वहां जो कुछ जिलों के अंदर जो जानकारी आ रही है वो चौंकाने वाली है। किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 साल के सेंसस से अभी में 40% बढ़ोतरी हो गई है। ये कैसे चलेगा भाई? बर्थ रेट अपने हिसाब से चलेगा ना, कि बर्थ रेट जो है वो आसमान, इसका मतलब है कि बाहर के लोग आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आधार नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, तो फिर आप क्या चलेगा वहां? अभी इन लोगों ने जैसे ही एसआईआर का हुआ बंगाल के अंदर में, लगातार इन लोगों ने शुरू कर दिया कि भाई सबका सर्टिफिकेट जो है बनाना चालू करो, डोमिसाइल देना चालू करो। वहां दूसरे तरीके से चीजें की जाएगी। अब ये इतनी परेशान हो गई और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाते हैं, एक एक को चुन चुन के निकालूंगा, बांग्लादेशी नहीं रुकेगा, हम मिशन घुसपैठिया जो है वो शुरू करने वाले हैं, डिपोर्ट करेंगे। और आपकी हिम्मत इतनी पस्त हो गई है कि प्रधानमंत्री के बयान के ऊपर पहली बार ऐसा हुआ है कि वो कोई कड़ा पलटवार ममता बनर्जी की तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि उनको सस्पेंड करना पड़ रहा है। क्या पलटवार हुआ? कल ममता बनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट बयान क्या आया? उन्होंने कहा कि वे एसआईआर के ऊपर जो ये तमाशा हो रहा है जी, वो हम उसमें कोई शामिल नहीं होंगे। तो माथा खराब हो रहा है इन लोगों का। फिर उसके बाद दूसरा बयान क्या आया? बयान यह आया कि ये जो भ्रष्टाचारी 130 अमेंडमेंट जो आया है उस पर जेपीसी, उसमें हम शामिल नहीं होंगे। अच्छी बात है, टाइम बचेगा, तुम्हारे लोग शामिल होंगे तो वहीं बोतल फोड़ेंगे हैं, गुंडागर्दी करेंगे। यही कल्याण बनर्जी करता है। तो ममता बनर्जी घिर गई है। और सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन कमीशन के पास अभी तक तो अंधेरे में तीर चल रहा था,
बहुत सारी थ्योरीज निकल रही थी। ये चोर चक्के पत्रकार बन करके, इन्फ्लुएंसर बन करके राहुल गांधी के लिए जो है प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ये सब बेनकाब हो गए। मतलब जो सारे प्रपंच प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी ने बिहार के लिए किया वो धराशायी हो गया। तो बंगाल में जो चीज़ होगा वो सॉलिड भी होगा। और जो खबरें आ रही है कि ये बाकायदा सेंट्रल फोर्सेस के तहत ये सारा काम किया जाएगा। बिल्कुल, यानी ममता बनर्जी के हथकंडे अब काम नहीं आने वाले हैं। राजीव सर, जिस तरह से चुनाव आयोग के आदेश के बाद ममता ने जो एक्शन लिया है वो उसका कितना असर होगा? क्या चुनाव आयोग की राह बंगाल में आसान होगी? देखिए, ममता बनर्जी ने एक्शन नहीं लिया बल्कि उसको इम्प्लीमेंट किया है। एक्शन लेने का मतलब है कि जब पहली बार चुनाव आयोग ने बोला था कि ये गड़बड़ियां पाई गई है, 5 अधिकारी हैं जिसमें से एक तो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उसको सस्पेंड क्या करेगा, उसे तो बाहर ही करना पड़ेगा, एफआईआर भी करना होगा, एफआईआर करना होगा। और ये 4 लोग जो हैं वो उसमें से 2 हैं जो पश्चिम बंगाल सिविल सर्विसेज के कर्मचारी हैं। इसको पहले सस्पेंड करो और इन लोगों पर एफआईआर दर्ज करो, जांच होगी। ऐसा नहीं कि सस्पेंड कर दिए और दूसरे जगह ले जाकर उसको और बेहतर पोस्ट दे दिए। सस्पेंड के बाद इन्वेस्टिगेशन आप लोग करोगे और उसके बाद आपके अधिकार क्षेत्र में रहेगा। जैसे आरजी कर हॉस्पिटल वाले मामले में हुआ था, प्रिंसिपल को ट्रांसफर किया गया लेकिन ट्रांसफर में पनिशमेंट नहीं था, उससे बेहतर जगह पर उसकी पोस्टिंग हो गई। तो ये ममता बनर्जी को इसी ने आदेश दिया था। पहले तो ममता बनर्जी को लगा कि नहीं, इसी कौन होता है, अभी कोई चुनाव थोड़ी हो रहा है। जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, आचार संहिता लागू होता है, उसके बाद इसी का पावर बढ़ जाता है। अभी उसके पास कोई पावर ही नहीं है तो वो क्या कर लेगा। लेकिन चुनाव आयोग को लग रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली एसआईआर को लेकर और इन लोगों ने बार बार सवाल उठाया, इतने कम समय में कैसे होगा, इतने कम समय में कैसे होगा। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा अगला चुनाव तो पश्चिम बंगाल में है, तो वहां से शुरुआत अभी से ही कर लेते हैं। 11 जिलों में नोटिफिकेशन जारी किया और वहां के चुनाव अधिकारियों को कहा कि पहले के जितने वोटर लिस्ट हैं उसमें सुधार करना शुरू करो और उसके बाद लिस्ट हमारे पास पहले होना चाहिए और फिर धीरे धीरे ये जिलों की संख्या बढ़ाएंगे। सब जगह पर एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी और फिर ग्राउंड में हमारे बीएलए जाएंगे और बीएलओ जाकर घर घर में देखेंगे और फिर वहां की प्रक्रिया में जो अभी कुछ सुधार की गुंजाइश बिहार में हुई है वो वहां भी हो जाएगी जी। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने पहली बार ममता बनर्जी को चेतावनी दी और ममता बनर्जी को लगा कि जैसे हम केंद्र सरकार से लड़ते हैं और केंद्र सरकार को बार बार कहते हैं आपके आदेश को नहीं मानेंगे, हमारा पैसा रिलीज करो, हमारा पैसा नहीं दे रहे हो, हम आपकी योजना लागू नहीं करेंगे। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों के बीच 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इधर भारतीय जनता पार्टी है, उधर टीएमसी है और ये पॉलिटिकल संघर्ष चलता है, संवैधानिक संघर्ष नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भी ये सोचती है अगर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई हार्डकोर एक्शन पॉलिटिकल लेंगे तो उससे विवाद पैदा होगा। ये विपक्ष की पार्टियां पहले ही तानाशाह की बात करती है, लेकिन चुनाव आयोग वो नहीं है। चुनाव आयोग कोई पॉलिटिकल इकाई नहीं है, एक संवैधानिक संस्था है और इसके लिए उसने सीधे तौर पर ममता बनर्जी के चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया कि अगर मनोज पंत ये नहीं करते हैं तो ममता बनर्जी नहीं, मनोज पंत पर एक्शन होगा। ममता कौन है? वो मुख्यमंत्री हैं, वो थोड़ी सस्पेंड करती हैं, अधिकारी को सस्पेंड अधिकारी करेगा। तो इसलिए ये बेचारे यहाँ आए, दबाव में आए और फिर वहां जाकर कहा कि अगर आप एक्शन नहीं लेने के लिए आदेश देंगी तो होगा क्या। आगे चुनाव आयोग के पास यह अधिकार रहेगा कि हर जिले के डीएम को बदल दो, दूसरे अधिकारियों को लाओ और फिर यही सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहना पड़ेगा कि देखो भाई, पश्चिम बंगाल की सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है बेहतर चुनाव के संचालन के लिए, तो इसके लिए हमें चाहिए सेंट्रल फोर्स, हमें चाहिए केंद्र का हस्तक्षेप, हमें चाहिए वो अधिकारी जो अभी कम से कम 2-4 साल पहले से पश्चिम बंगाल के अंदर काम नहीं कर रहा है। हमारा अपना सिस्टम चाहिए, जो चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया और उसमें कहा कि जो चुनाव आयोग का कार्यालय है पश्चिम बंगाल में जो देखता है उसको इंडिपेंडेंट काम करने देना चाहिए। आपके अधिकारी उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे और बजट भी उसके लिए अलग रखो। ये राज्य सरकार से ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में स्टेट
इलेक्शन कमिश्नर को जरूरत पड़े और वो 50 लाख की जरूरत है तो फिनांस मिनिस्ट्री के पास वहां धक्का खाते फिरे। तो ये पहले ही आदेश जारी किया था। तो अब ममता बनर्जी को लगा कि अगर अब भी नहीं करेंगे सस्पेंड तो उसके बाद होगा क्या, वही चुनाव आयोग ऐसी कार्रवाई करेगी कि जितने अधिकारियों को हमने पहले से पाल कर रखा है वो बाहर दिखेंगे और चुनाव के कामों में इन अधिकारियों का हम उपयोग, जिसको दुरुपयोग कह सकते हैं, वो कर नहीं पाएंगे। तो आखिरकार ममता बनर्जी को यह काम करना पड़ गया है। तो फिलहाल तो ममता बनर्जी की अकड़ ढीली हो गई है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के सामने बी सुदर्शन रेड्डी ने शर्त क्यों रखी? देखिए, राजीव ने कल ही कहा था कि कब तक ये टिकेंगे ये देखना पड़ेगा जी। ये चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा या बीच में ही भाग जाएगा ये भी देखना पड़ेगा। देखिए, ये तो फंस गए। अब इनके साथ न कोई प्रचार करने को तैयार है, न कोई टीम बैकअप कर रहा है। अभी आप देखिए, उधर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वो घूम घूम के लोगों से मिल रहे हैं। बाकायदा बड़े बड़े मिनिस्टर्स को लगाया गया है, एमपीज को लगाया गया है। आपका न कैंपेन हो रहा है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, न कोई मैसेज है, न कुछ है। आपका जो सबसे बड़ा नेता है वो बिहार में जो है वो रैलियां कर रहा है। ममता बनर्जी अलग लड़ रही है। तो कोई आप ये समझिए कि किसी आदमी को आपने बस चुनाव लड़ना है बुला करके आपने उसको दे दिया। अब वो यही तो कह रहा है कि भाई इसका मतलब तो मैं कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं हूं। सारे लोग हमको व्हाट ही इज आस्किंग, ये शर्त क्यों है? ही इज आस्किंग फॉर हेल्प, फॉर गॉड सेक। नॉमिनेशन करवा दिया और सब लोग भाग गए। हम अकेले क्या करेंगे? ये तो वैसे ही होता है हॉस्टल्स वगैरह में, नहीं कॉलेज में। ये किसी को बेवकूफ़ बनाना होता है तो जाके नॉमिनेशन वगैरह करवा दिया, भाई जीत गए। नॉमिनेशन जब हो गया सारे लोग छोड़ गए और जिन लोगों ने साथ में नॉमिनेशन दिया वही दूसरे अपोनेंट के साथ जो है वो घूम रहा है। वो इस तरीके की कहानी लग रही है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, राहुल गांधी इज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। इससे तो बेहतर होता कि आप वॉक ओवर दे दिए होते कि चलो भाई आपके पास वोट है, क्यों टाइम बर्बाद करें, एनर्जी बर्बाद करें, इनके नाम की घोषणा कर देते हैं। दिल भी छोटा है और दिमाग भी छोटा है। सही कहा आपने डॉक्टर साहब। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की दिक्कतें, या कहे कि विपक्ष ही पूरी तरह से इसमें एकजुट नजर नहीं आ रहा है, और जो ये बड़ा उलटफेर राजीव सर देखने को मिल रहा है वो क्या संकेत दे रहा है? देखिए, उलटफेर तो अमित शाह पहले ही कर चुके हैं। ये तमिलनाडु गए और तमिलनाडु में तमिल प्राइड की बात करने लगे। भले ही स्टालिन के खिलाफ बोले या फिर दूसरी पार्टियों के खिलाफ बोले, ये विरोधी दल के नेता हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने तमिलनाडु की बात की और राधा कृष्णन की बात की। मतलब तमिलनाडु से आए हुए एक उम्मीदवार के लिए वहां उन्होंने एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि स्टालिन की पार्टी के नेता भी सोचने लगे हम वोट किसको देंगे। उसी तरीके की स्थिति दूसरे लेवल पर भी है। अभी तक शरद पवार की पार्टी ने भले ही नॉमिनेशन में गए हों, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अनाउंस नहीं किया है कि हम सारे हमारे सांसद सुदर्शन रेड्डी के लिए वोट करेंगे, और न ही उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से आया है। जैसे अगर समर्थन देने की बात, मिलने जुलने की बात होती तो उसमें तो संजय राउत ने समर्थन दिया था गवर्नर होने के नाते, राधा कृष्णन को भी, और इधर वो उनके साथ भी दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र गए इन लोगों ने पलटी मारना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी भी साथ नहीं देने वाली है, जो स्थितियां अभी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी ने कहा कांग्रेस के ज़्यादातर लोग हमसे संपर्क करने आए और हमने कहा आपके साथ नहीं, सिर्फ आप अपनी बात करोगे तो हम चुनाव लड़के क्या करेंगे, क्योंकि पिछली बार की तरह हो जाएगा, ममता बनर्जी भी छोड़ देगी, दूसरे इंडी अलायंस के पार्टनर है वो भी छोड़ देंगे। तो ये शर्त रखने की बात की कि नहीं सबको बुलाकर लाइए। ये सबको बुलाकर लाइए का मतलब क्या होता है? कांग्रेस ने सबको बुलाकर सहमति ली, ये दिखाने वाली बात थी। ये कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को अब साबित करने की कोशिश कर लिए। जिन्होंने गलती कर दी ये शर्त की बात करके, इंडी अलायंस के दूसरे पार्टनर सोचने लगे कि हम तो सिर्फ सहमति देने वाले हैं, कैंडिडेट तो कांग्रेस का रहा है और कांग्रेस के लोग हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं। राहुल गांधी एक बार भी 2-4 दिन के लिए प्रचार में शामिल नहीं, किसी से मिलना नहीं, मुलाकात नहीं।
केवल नॉमिनेशन के पहले सहमति के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर दिया। तो जो स्थितियां अभी इंडी अलायंस के अंदर है, लगता है कि अगले 2-4 दिनों के अंदर, अभी तो 25 तक नॉमिनेशन वापस लेने का समय है, 2-4 दिनों के अंदर 2-4 पार्टियां और मोदी के समर्थन में आएगी और सुदर्शन रेड्डी के ऊपर जो अब ये पॉलिटिक्स करने लगे हैं, तो सीधे अमित शाह ने कहा कि ये वही व्यक्ति है जिसने नक्सलवादियों का संरक्षण किया था। अगर सलवा जुडूम को इसने प्रतिबंधित नहीं किया होता तो 2020 में ही हम नक्सलवादियों को खदेड़ दिए होते। अब जो हमें ये प्रयास करना पड़ रहा है, ये पूरा रेड कॉरिडोर को खाली करने के लिए ऐसे लोगों की गलतियों की वजह से है। मतलब इन्होंने जो भद्द पिटवाई है, अब आगे न राजनीति में काम कर पाएंगे, न कोई फायदा उठा पाएंगे, और उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के बाद ये घर में बैठकर अब इंतजार करेंगे राहुल गांधी के अगले ऑफर का। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एसआईआर प्रक्रिया बंगाल में ना हो, इसके लिए ममता बनर्जी हर हथकंडा अपना रही हैं। लेकिन कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। चुनाव आयोग ने इसी कहावत को अपनाते हुए ममता बनर्जी को पूरी तरह से झुका दिया है। दबाव में आई ममता अब वही कर रही हैं जो चुनाव आयोग आदेश दे रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष नंबर गेम के साथ साथ अपनी रणनीति में पीछे हो गया है। वहीं प्रचार में उतरे बी सुदर्शन रेड्डी भी विपक्ष की पोल खोलने में जुटे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।